नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं आया हूं फिर से एक बार सिंथेसिस चैप्टर लेकर के, जिसे आज तक आप लोग जानते हैं कि सबसे कठिन है, लेकिन वास्तव में ये कठिन है नहीं। आज हम इस पे पूरा चर्चा करेंगे कि वास्तव में सिंथेसिस है क्या। आज आपके लिए इसको एकदम आसान बनाने के लिए आ गए हैं, चूंकि अब आपके पास 20 दिन का समय है बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आज इसको एकदम आसान बना देंगे, इतना आसान कि आपको लगेगा कि इससे आसान पूरे लेसन में, पूरे बुक में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सिंथेसिस है क्या। आपके सामने दिख रहा होगा व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस है क्या? सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों का संश्लेषण, यानी वाक्य को जोड़ना, इन दो तीन वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाना। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा वास्तव में है क्या। ठीक, तो हम इसको पहले हिंदी में परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा होती क्या है? दो या दो से अधिक, क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को, साधारण वाक्यों, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंथेसिस। क्या कहलाती है? सिंथेसिस। यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को ले लीजिए, उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस, यानी वाक्यों का संश्लेषण। लेकिन उसके पहले हमको जानना पड़ेगा वाक्य होते कितने प्रकार के। अब तक हमने पढ़ा है वाक्य 5 प्रकार के: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन आज हम देखेंगे संरचना के आधार पर वास्तव में वाक्य कितने होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कितने होते हैं? 3। पहला है सिंपल, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 वाक्य हैं हमारे सामने। क्या क्या? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इन तीनों को पढ़ना है तो पहचानना है सिंपल सेंटेंस है क्या, कंपाउंड सेंटेंस है क्या, कैसे पता चलेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा। तो शुरुआत हम एक एक करके करेंगे, यानी दो या दो से अधिक वाक्य को लेंगे, उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो वाक्य 3 है: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल। इसका परिचय देखेंगे, सिंपल सेंटेंस होता क्या है। ठीक है ना? तो पहले हम इसको देखेंगे। ठीक, एक ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब कितना हो? एक, यानी एक सब्जेक्ट हो, है ना, और एक फाइनाइट वर्ब हो, यानी फाइनाइट वर्ब एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक से एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। तो सवाल ये उठता है फाइनाइट वर्ब क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ये अभी बताते हैं। उसके पहले अब देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है? ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम, यानी एट लीस्ट 2 क्लाज होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 क्लाज, कम से कम 2 क्लाज। अब सवाल ये उठेगा क्लाज क्या है, तो ये चीजें हम नोट करते हैं। पहला तो फाइनाइट वर्ब क्या है भाई, दूसरी चीज है क्लाज क्या है। दोनों चीज पे हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं। कम से कम 2 क्लाज होने चाहिए, और वो भी क्या? एक प्रिंसिपल क्लाज होना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लाज, और एक क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है ना? यानी एक प्रिंसिपल क्लाज और एक कोऑर्डिनेट, कम से कम 2, एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट। हाँ, ये एक ही रहेगा,
लेकिन ये क्या हो सकता है, मोर देन वन, ये एक से अधिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, एक ये है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण, यानी एक में मिक्स। तो उसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 क्लास होने चाहिए। कितने, 2 क्लास। अब कौन कौन से होने चाहिए, कम से कम एक प्रिंसिपल हो जाए, है ना, और एक हो जाए सबऑर्डिनेट। एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास होने चाहिए। शर्त इसमें और भी होती है कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लास भी आ सकता है, कोऑर्डिनेट क्लास भी आ सकता है, और सबऑर्डिनेट भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक। अब इसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि ये दोनों होना चाहिए। तो अब सवाल 3 हमारे पास है, एक फाइनाइट वर्ब, एक क्लास क्या है, और क्लास है तो एक प्रिंसिपल क्या है, और कोऑर्डिनेट क्या है, और सबऑर्डिनेट क्या है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। फिर से देखते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब एक से अधिक नहीं होने चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस, कम से कम 2 क्लास हो, एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है, कम से कम 2 क्लास होने चाहिए, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्लास है, हाँ इसमें कोऑर्डिनेट भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट भी आ सकता है, लेकिन हाँ इसमें इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो 3 चीजें हमारे सामने हैं, फाइनाइट वर्ब, क्लॉज, और क्या है, क्लॉज में 2 चीजें हैं, एक 3 चीजें, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, इतनी चीजें है ना, इतनी चीजें हमारे सामने हैं, वास्तव में है इतनी चीजें, है ना, ठीक। देखें आगे, आगे देख रहे हैं। तब तक के लिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लेकर के रख सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, फाइनाइट वर्ब की तरफ। फाइनाइट वर्ब होता क्या, उसके बारे में पूरा विचार करेंगे। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा 2 चीज, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। लिखा है वे क्रियाएं जो टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को यानी अपने रूप को बदलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। अब वे क्रियाएं जो टेंस का के अनुसार अपने वर्ब को, अपने फॉर्म को नहीं बदलती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट। अगर इंग्लिश में देखें, द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट, है ना। अगर इसको देखें इंग्लिश में, द वर्ब्स विच ऑलवेज चेंज या कीप ऑन चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमारे सामने है, यानी ऐसी क्रियाएं जो टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को बदलती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। जो नहीं बदलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो होगा, जैसे हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ले लें, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट का लेंगे, किसका लेंगे, पास्ट का, और एक लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, या फिर चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का ले लेते हैं, 3 टेंस लेते हैं, ठीक। अब तीनों में देखते हैं फॉर्म का अंतर। अभी इसे में आपको पता चल जाएगा क्या फाइनाइट है, क्या नॉन फाइनाइट है, ठीक। देखते हैं, वह पढ़ाई करने
विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। ठीक, एक तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि लास्ट में क्या आ गया इसके, ता है, ती है, ते हैं। अब देखते हैं वह पढ़ाई करने विद्यालय गया या जाता था, ऐसा भी हो सकता है। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह पढ़ने विद्यालय जा चुका है। 3 सेंटेंस आपके सामने है। ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। हमको देखना है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। हमको पता है जो अपने फॉर्म को बदलेंगे उन्हें हम फाइनाइट कहेंगे, जो नहीं बदलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट। देखते हैं। अभी गोज टू स्कूल टू स्टडी, पहला बन गया। दूसरा है क्या? ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, दूसरा बन गया। तीसरा है he has gone to school to study। तीनों सेंटेंस आपके सामने हैं, तीनों। देखिए यहां आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फॉर्म, देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा अलग करते हैं जिससे आपको दिख जाए। यहां पे हमको दिख रहा होगा आपको गोज फर्स्ट फॉर्म, यहां अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेकेंड फॉर्म, और यहां अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा थर्ड फॉर्म। ठीक, अब जाता है, गया, जा चुका है, 3 है ना। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म। तो ये जो तीनों क्रिया है ये है मुख्य क्रिया, लेकिन यहाँ फॉर्म बदलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। लेकिन इसमें 2 काम है, एक पढ़ाई करना, एक जाना। अब देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी, तीनों दिख रहा है ना। ये आपके सामने, ये भी आपके सामने, और ये भी। तो ये जो तीनों बदल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट, और जो नहीं बदल रहे हैं हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। क्या कहेंगे? ऐसे, ऐसे, ये है फाइनाइट। क्या है? फाइनाइट, क्योंकि बदलता जा रहा है। अब ये तीनों हमारे क्या है भाई? नॉन फाइनाइट। क्या है? नॉन फाइनाइट। ठीक, आपको समझ में आया? यानी ऐसी क्रिया जो टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को बदलती रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। जो नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। इतना हो गया क्लियर? आगे अब हम देखेंगे, फाइनाइट तो देख लिए, नॉन फाइनाइट के पार्ट भी हमको पढ़ने हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले भी हमने एक चीज पढ़ा है, क्लॉज। वो देखना जरूरी, क्लॉज क्या है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमको इसमें पढ़ने वाली है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। जी, अब आपके सामने दिख रहा होगा क्लाज। क्लाज मतलब होता है उपवाक्य। आपने सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस होता है क्या है वो भी पढ़ा है। अब उसी सेंटेंस का एक भाग है क्लाज। क्या है? क्लाज। एक बार आपको याद दिलाएंगे सेंटेंस की परिभाषा, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा पूरा अर्थ बताता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। ध्यान दीजिए, पूरा पूरा अर्थ, है ना। लेकिन ये है क्लाज। क्या है? क्लाज। अब ये शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ ना बताकर, यानी पूरा नहीं बताएगा, लगभग पूरा अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्लाज कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, ही गोज, वह जाता है, कहां जाता है पता नहीं, अब ये पूरा नहीं ना है। टू स्कूल, कहां जाता है? विद्यालय जाता है। तो ये अगर हम इतने की बात करें तो हमारा क्लाज है। क्या है? क्लाज। अगर पूरे की बात करेंगे तो क्या हमारा? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस।
मैं खेलता हूं, आई प्ले, ये क्लास है, आई प्ले गेम, मैं खेल खेलता हूं। अब ये पूरा सेंटेंस है, ये इतना क्या है हमारा क्लास। यानी अगर खाली ये प्ले गेम कहें तो ये भी क्या है, खाली क्लास है। अगर पूरे को लेंगे क्या है, सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ ना बताकर लगभग पूरा अर्थ बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्लाज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लाज। क्लाज भी हमारे दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। देखेंगे कौन कौन सा। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो है ना। डिपेंड मतलब होता है निर्भर होना, जो दूसरे पे निर्भर हो, और एक है क्या, जो किसी पे निर्भर नहीं है ना। देखते हैं कैसे पता चलेगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, द क्लॉज which is depend at another clause for its meaning। यानी एक ऐसा क्लास जो अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लास पे निर्भर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे अगर द क्लॉज which is not depend at another clause to show its meaning। is called independent clause, है ना। ध्यान से देखिए, द क्लॉज विच इज डिपेंड एट अनदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। एक ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पे निर्भर है उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट। द क्लॉज विच इज नॉट डिपेंड एट अनदर क्लॉज टू शो इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। यानी एक ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर देखें, दिस इज द बुक, यह वही किताब है। ठीक। विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। इसमें दो सेंटेंस दिख रहे हैं, दिस इज द बुक, यह किताब है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। अगर हम खाली इतने को देखें, इस पूरे को खाली इतने को अगर हम देखेंगे, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था, अभी वाक्य पूरा है, नहीं पूरा है। ठीक। तो ये निर्भर है अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर निर्भर है ना। अब ये कहें दिस इज द बुक, यह किताब है, तो ये निर्भर नहीं ना है, ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर है। अब जो निर्भर नहीं उसे हम क्या कहते हैं भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये निर्भर नहीं ना है, ये निर्भर है, तो इसे क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक। यानी एक ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। जो निर्भर नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, है ना। एक और देख लें, ही इज द बॉय हु पास्ड द एग्जाम। ठीक। ही इज द बॉय, वो वही लड़का है, हु पास द एग्जाम, जिसने क्या किया, परीक्षा उत्तीर्ण किया। अगर हम इस पूरे वाक्य को देखेंगे, इसको
जो क्या है, जो परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो ये अधूरा है, पूरा नहीं है। लेकिन अगर इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे इस वाले को, ही इज द बॉय, वह वही लड़का है जिसने क्या किया, परीक्षा टॉप किया। तो ये निर्भर नहीं है, ये निर्भर है ना, ये निर्भर है तो क्या हमारा डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट क्लास। और ये निर्भर नहीं है तो क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा आपको कि डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है ना? इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आपको एक चीज और बताएंगे, यही जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। क्या लिख दें यहाँ पे, प्रिंसिपल क्लास। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास, है ना। यानी इसी को, किसको, जो आपके सामने इंडिपेंडेंट क्लास दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। अगला है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लास क्या है ये आपको पता है। अब डिपेंडेंट क्लास दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। डिपेंडेंट क्लास होते हैं दो, कितने, दो। एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। दो हैं हमारे पास, ठीक है ना। डिपेंडेंट को हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, इंडिपेंडेंट को बोलते हैं स्वतंत्र उपवाक्य। अब ये जो आश्रित है वो दो तरह से, दो लोग की सहायता लेगा, एक कोऑर्डिनेट क्लास की और एक सबऑर्डिनेट क्लास का। अब हमारा सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेट क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। ये जानने के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिपेंडेंट क्लास दो हैं, एक कोऑर्डिनेट क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। तो आपको याद होगा कंजक्शन भी दो हैं, एक कोऑर्डिनेट है और एक सबऑर्डिनेट है। कितने हैं, दो, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। अब ऐसे क्लास जिनमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। क्या पाए जाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। ऐसे क्लास जिनमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास। और ऐसे क्लास जिसमें हम क्या पाएंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन पाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास। अब पहचानना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट क्लास को पहचानने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, जिसमें कुछ आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक फार्मूला है सामने आपको दिख रहा होगा, फैन बॉयज। ये आपका मतलब होता है फॉर, ए का एंड, एन का नॉर, बट, आर, येट, सो। ये रहे आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जिनमें आपको ये कंजक्शन जोड़ करके क्लास बने हुए मिलेंगे वो क्लास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्लास। अब जिनमें आपको मिल जाए हु, व्हाट, विच, वेयर वगैरह, ठीक है ना, या फिर अनलेस, ठीक है ना, एज वेल एज, इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये सबऑर्डिनेट क्लास जिनमें ये मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। यानी एक ऐसा कंजक्शन, एक ऐसा क्लास जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास, है ना। आपको इतना क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्लास हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस को बनाते कैसे, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड को कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाते हैं, ठीक। और जब हम सिंपल को देखेंगे तो सिंपल को बनाने के तरीके में हमको बहुत कुछ मिलने वाला है।
तब तक के लिए हमारे वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके पास सुविधाएं नहीं, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करते रहें। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।